नमस्कार। क्या आप जानते हैं 2016 में नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? जी हाँ, 2016 में नोबेल प्राइज़ मिला था याशिनोरी ओसुमी को, जो कि एक जापानीज़ साइंटिस्ट थे, जो कि फेमस हुए थे अपनी बायोलॉजिकल डिस्कवरीज़ के लिए, जिसमें उन्होंने ऑटोफेजी के बारे में बताया था। तो ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी एक सेल प्रोसेस है जिसमें हमारे शरीर के सेल्स, हमारे सेल्स में जो टॉक्सिन इकट्ठे होते हैं या जो बुरे सेल हमारी बॉडी में बनते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं, उनको खाने का काम करते हैं। ऑटोफेजी शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है, ऑटो प्लस फेजी, जिसमें ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिकली या अपने आप, फेजी का मतलब होता है टू ईट या खा जाना। तो जब हमारे बॉडी के सेल्स हमारी बॉडी के ही सेल्स को ईट अप करने लगे, यानी हमारी बॉडी में जो बुरे सेल्स बनते हैं, टॉक्सिन्स जो बनते हैं, वो सेलुलर लेवल पे ब्रेक डाउन होने लग जाते हैं, तो उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी बेसिकली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसका एक बाय प्रोडक्ट होती है। तो अब हम सबको पता है कि किसे नोबेल प्राइज़ मिला था और क्यों मिला था। ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीनासिको से मैं डॉक्टर जय नारायण आज आप सबके बीच आया हूँ आयुर्वेद की कुछ महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के बारे में कुछ चर्चा करने। तो शुरू करेंगे सबसे पहले हरड़, जिसे हरितकी या हर्रे नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, इसके लिए आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है, यस्य गृहे माता नास्ति तस्य माता हरितकी, कदाचित कुप्यते माता ना उदरस्था हरितकी, कि जिसके घर में माता नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी जो हरितकी है, जो हरड़ है, वो माता की तरह काम करती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारी गलतियों की वजह से हमारी माँ यानी हमारी माता भी हमारे ऊपर गुस्सा कर सकती है, लेकिन पेट में गई हुई हरड़ जो है वो कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं करती है। तो बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हरड़ का यूज़ हम कर सकते हैं। छोटे बच्चों को अगर अफारा यानी आदमान होता है, तो ऐसे में हमारी माताएं, हमारी बुजुर्ग जो दादियाँ थी, वो हरड़ को पत्थर पे घिस के उसका लेप, पतला लेप बच्चे के पेट पे करती थी और बच्चे को आया हुआ अफारा, आदमान ठीक हो जाता था। बड़ों में भी ये अपच, गृहिणी, इन रोगों में बहुत ज़्यादा काम करती है। इसके अलावा आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है और आयुर्वेद की एक बहुप्रचलित औषधि जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, उसका भी एक मुख्य घटक द्रव्य हरड़ है। इसका प्रयोग हरड़ के चूर्ण को 3 से 5 ग्राम की मात्रा में अगर हम रोज रात लेते हैं तो ये हमारा न सिर्फ पेट साफ करती है, इसके अलावा रक्त से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उनको शांत करती है। इसके अलावा इसमें 5 रस आचार्यों ने बताए हैं, जिस कारण ये त्रिदोषों को शमन करने में समर्थ होती है। तो हरड़ का प्रयोग एक ना होकर के अनेक हैं। अगर मैं अकेले हरड़ पे चर्चा करूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णन था अभया के बारे में। अभया इसीलिए कहा गया है कि इसको खाने से किसी तरह का भय नहीं है, सभी तरह के भय का हरण करने वाली है, इसलिए इसे अभया कहा गया है, इसलिए इसे माँ कहा गया है। इसके बाद जो अगला द्रव्य है वो हमारे पास है अमलतास। ये अमलतास के बीज हैं। अमलतास विरेचनीय द्रव्य है। आचार्यों ने जब श्रेष्ठ द्रव्यों के बारे में बात करी तो विरेचनीय द्रव्यों में अमलतास का वर्णन श्रेष्ठतम द्रव्य के रूप में किया गया। तो ये बालक, वृद्ध या युवा, तीनों ही अवस्थाओं में अगर हमें विरेचन कराना है तो सुख विरेचनकारी अमलतास है। विरेचन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, लंबे समय से पेट साफ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशंस में अमलतास या तो बीज का चूर्ण 1.5 ग्राम से 2 ग्राम की मात्रा में, या फिर अमलतास की लंबी लंबी बड़ी फलियां मिल जाती हैं, उनका गूदा निकाल करके उसको रात भर सोख करके सुबह 1 गिलास उसका अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा पेट निश्चित रूप से ही बहुत अच्छी तरह से साफ होता है। इसके बाद जो अगला औषध द्रव्य है उसकी मैं बात करूंगा तो ये चिरायता है। यूजुअली चिरायते की स्टेम यूज़ करी जाती है, डंठल यूज़ किया जाता है, तो ये चिरायता है। और चिरायता जो है वो कटु रस प्रधान होता है, यानी कि बहुत कड़वा होता है टेस्ट में। और इसका मुख्य गुण है कि ये बहुत सुंदर पित्त शामक है। अगर किसी व्यक्ति को बार बार हार्टबर्न रहता है, कलेजे में जलन की समस्या रहती है, अगर कहीं बाहर का कुछ खाना खा लिया तो पेट में दर्द होने की समस्या होती है, तो ऐसी दिक्कतों में, या खट्टी डकार आने की समस्या है, तो ऐसी दिक्कतों में चिरायते का 1 चम्मच लगभग ये हिस्सा लेंगे और इसको 1 गिलास पानी में उबाल करके अगर हम छान कर प्रयोग करते हैं तो गैस्ट्राइटिस को ठीक करने में
पित्त बढ़े हुए पित्त को शांत करने में बेहद शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला जो औषध द्रव्य है उसे सनाए कहा जाता है। तो ये सनाए की पत्ती है हमारे पास, सनाए पत्ती इसको हम बोलते हैं। इसका प्रयोग भी सुख विरेचन के रूप में किया जाता है। खास करके क्रूर कोष्ठ यानी बहुत लंबे समय से क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिन रोगियों को होती है, तो उनको अगर हम सनाए पत्ती चूर्ण 3 से 5 ग्राम की मात्रा में देते हैं उनके रोगी के बल के अनुसार, तो बहुत अच्छे से पेशेंट का पेट साफ होता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो दिव्य शुद्धि चूर्ण में भी सनाए की बहुत अच्छी क्वांटिटी हम यूज़ करते हैं, जिससे कि वो बहुत बेटर रिजल्ट देता है गट क्लेंजिंग करने में। इसके साथ ही हमारी पेट शुद्धि किट में भी सनाए और ये सभी हर्ब्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा 12 अन्य बहुमूल्य औषधियाँ भी हमारी पेट लीवर शुद्धि किट जो है उसमें मिलती हैं, जो कि पेट, लीवर, स्प्लीन यानी प्लीहा के सभी रोगों को दूर करने में समर्थ है, आपके गट को पूरी तरह से क्लेंज करता है। अगले द्रव्य की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये है, बहुत कॉमन फ्रूट है, गर्मियों में आता है, जामुन। जामुन के बीज हैं, ये कषाय रस प्रधान होते हैं, यानी खाने में इनका जो टेस्ट है वो कषाय होता है, कशैला होता है, हमारे गले में लगता है। कषाय रस की सुंदरता क्या है कि ये बहुत अच्छा पित्त शामक है और खासकर शुगर के रोगी, मधुमेह के जो रोगी हैं उनके लिए ये वरदान का काम करता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार गैस्ट्राइटिस होती है, अगर आपको कुछ भी खाते हैं बदहजमी की शिकायत होती है, या आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप जो ये जामुन है इसके बीज का पाउडर प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज की इस चर्चा में अजवाइन हमारे पास है, हमारी रसोई में बड़े आसानी से मिल जाती है और इसे मैं सुपर मेडिसिन बोलता हूँ, क्योंकि चाहे हल्की सी गैस्ट्राइटिस यानी थोड़ी सी गैस की समस्या हो या सिर में भारी भरकम दर्द हो, वहाँ तक अजवाइन काम करता है। चाहे वो पुरुषों में जल्दी थकने की समस्या हो या महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाला पेन हो, दोनों ही कंडीशंस में अजवाइन जो है वो बेहद शानदार परिणाम देती है। तो अजवाइन से तो हम सभी लगभग परिचित हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। ये अजवाइन है, अजवाइन का बीज भी हम इसे कह सकते हैं, और इसको भी बहुत अच्छा, इसको पाचक बोला गया है, दीपनीय बोला गया है। यदि आपको भूख नहीं लग रही है तो अजवाइन को हल्का सा तवे पे भून के उसका पाउडर, उसके साथ में थोड़ा सा जीरे का पाउडर, सौंफ का पाउडर मिला के अगर हम सेवन करते हैं तो ये बहुत जल्दी भूख को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अगर आपको बदहजमी है तो उसमें भी आप इसको उबालकर 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल करके अगर पीते हैं तो आपकी गैस्ट्राइटिस दूर करता है। बहुत तेज शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो 4 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन अगर डाल के हम उसको रिड्यूस करते हैं, उबालते हैं और 1 गिलास रहने पे छान करके गरम गरम पीते हैं, तो एक बहुत अच्छे पेन किलर की तरह अजवाइन काम करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना अलग अलग हर्ब्स के बारे में, अलग अलग औषधीय द्रव्यों के बारे में। मिलते रहेंगे आपसे यूं ही अनेकों महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारियां लेकर के। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे DIP डाइट, यानी कि डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन्स डाइट के बारे में। DIP डाइट ना सिर्फ एक डाइट है बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का, जिसमें हम नेचर द्वारा दिए गए जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल को रॉ यानी कि ऐसे के ऐसे जैसे नेचर ने हमें दिया है वैसे कंज्यूम करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। आइए आचार्य मनीष जी से जानते हैं विस्तार में DIP डाइट के बारे में। इसको बोलते हैं DIP डाइट या प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। प्लेट 1 प्लेट 2 डाइट। आपको करना क्या है, जो भी आप खाते हो नाश्ते में, लंच में, डिनर में, आप उसका नाम रख दो प्लेट 2। अच्छा, उसका नाम रख दो प्लेट 2। प्लेट 1 में क्या होगा? उससे पहले प्लेट 1 ऐड कर दो, और कभी भी दोनों प्लेटें इकट्ठी मत रखना, फिर आप प्लेट 1 नहीं खा पाओगे। मतलब आप प्लेट 1 खत्म करते ही देन प्लेट 2 खाओ, मंगाओ ही तभी कि भैया प्लेट 1 खत्म हो गया, प्लेट 2 दे दो। प्लेट 1 जो नाश्ते की है, अगर आपको शुगर ठीक करनी है, BP ठीक करना है, तो वजन गुणा 10 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं पहले। अच्छा, आपका वजन 70 किलो है, हाँ। तो लगभग 700 ग्राम, 50 किलो के तो लगभग 500 ग्राम, 60 किलो के तो 600 ग्राम पहले फ्रूट खाने हैं। और कोई फ्रूट मना नहीं है, सीजन के होने चाहिए। आम खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ, अंगूर खाओ, सब खाओ, कोई शुगर नहीं बढ़ेगी।
मतलब कोई शुगर नहीं बढ़ेगी। ये लोगों के मन में वहम है, आम खा लेंगे तो या केला खा लेंगे तो कुछ नहीं होगा ऐसा, या पोटेशियम हमारा बिगड़ जाएगा, नहीं। बॉडी बहुत सियानी है, बॉडी को सब पता है मुझे किस खाने का कैसा यूज़ करना है। तो पहले प्लेट 1 ख़त्म कर लो। नाश्ते में वजन गुणा 10 ग्राम का फॉर्मूला है, फ्रूट का 3 से 4 तरह के फ्रूट होने चाहिए। देन प्लेट 2 खा लो, परोठा खाना है, चिवड़ा खाना है, दलिया खाना है, स्प्राउट, इडली, ढोकला, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी खाना है खाओ। ऐसे ही अब आ जाओ लंच में और डिनर पे। लंच में वजन गुणा 5 का फार्मूला रहेगा, मतलब वजन गुणा 10 सुबह था, लंच और डिनर में वजन गुणा 5। यानी कि पहले आपने सैलड खानी है, खीरा, टमाटर, प्याज, खकड़ी, वंगा, कोई भी काकड़ी या जो भी चीज़ें सैलड के रूप में हम खाते हैं, मोस्टली हम जो मौसमी है, जैसे हम टमाटर ज़्यादा खाते हैं, प्याज खाते हैं या खीरा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो वो 250 ग्राम, मतलब अगर आप 50 किलो तो 250 ग्राम, 70 किलो तो 350 ग्राम। वो एक बार आप अंदाजा बना लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कितना हो गया। तो वो आपने पहले ख़त्म करनी है। उसके ऊपर से रोटी खाओ, रोटी, चावल, खिचड़ी, जो है जो खाना है। एक शर्त है बस, कभी भी रोटी और चावल इकट्ठा नहीं खाना। अगर आपने दिन में रोटी खाई है तो पूरा दिन रोटी ही खानी है, अगर आपने चावल खाए तो पूरा दिन चावल ही खाने हैं। मतलब आप दिन भर में 2-2 अनाज यूज़ मत करो। अच्छा, बॉडी कंफ्यूज होती है क्योंकि अलग अलग तरह के रसायन आते हैं ना दोनों को हजम करने के लिए। ये बहुत बड़ी गलती है। हम घर में गेस्ट आता है, चावल भी ले लो जी, रोटी भी ले लो जी। बॉडी को हाई ग्लूकोज कंजप्शन आइटम है दोनों, हाई ग्लूकोज, दोनों के अंदर ना इंसुलिन स्पाइक आता है, ग्लूकोज का स्पाइक आता है, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाती है। उस चक्कर में फिर पेनक्रियास को अपना स्पाइक देना पड़ता है इंसुलिन बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में। तो 2 स्पाइक आ गए ना मेरे, तो मेरी बुढ़ी हो गई पेनक्रियास टाइम से पहले, फिर शुगर ठीक नहीं होगी। आप इससे अच्छा स्मार्ट फूड खाओ, नेचुरल फूड खाओ, साबुत अनाज खाओ, साबुत दालें खाओ अंकुरित करके, वो पूरा दिन धीरे 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 ब्लड में ग्लूकोज आता है। मिलेट्स भी है, स्मार्ट फूड है, जैसे रागी है, स्वांख है, कोदरा है, हरी कंगनी है, ये सब स्मार्ट फूड है जिनको अभी मोदी जी ने खूब प्रमोट किया है, जिसमें 5 पौष्टिक मिलेट है। कोई भी अनाज खाना है पहले उसको 4-6 घंटे भिगो के रखो। मिलेट्स को 4-6 घंटे, गेहूं को 2 घंटे, उसको सुखाओ निकाल के, फिर पिसवाओ। अगर उसका आटा खाना है तो, अगर आपको गेहूं का आटा भी खाना है तो सीधा गेहूं पिसा हुआ मत लाओ, पहले गेहूं को 2 घंटे भिगो के रखो, उसको सुखाओ, फिर पिसवाओ। धरती को हम धरती माँ कहते हैं और हर उम्र का व्यक्ति माँ की गोद में आके अपनी परेशानियां भूल जाता है। नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं 0 वोल्ट थेरेपी के बारे में, जिसको हम अर्थिंग एज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। हमारे पूर्वज धरती से जुड़े रहते थे, वो नंगे पांव चलते थे, नंगे पांव ही यात्रा करते थे, धरती की गोद में बैठते थे। इसी कारण उन्हें स्ट्रेस, एंजाइटी और यहाँ तक कि रोग भी बहुत कम होते थे। लेकिन आज हमारे लाइफस्टाइल में हम हमेशा शूज़, स्लीपर्स या चप्पलें पहने रहते हैं और हमारी ज़मीन भी हमने सीमेंटेड कर दी है, टाइल्स लगा दी हैं, जिसके कारण हमारा ज़मीन से कॉन्टैक्ट लगभग ना के बराबर हो गया है। अर्थ में हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि हमारी बॉडी के पॉजिटिव रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये पॉजिटिव रेडिकल्स क्या हैं। तो हमारी बॉडी में हमेशा मेटाबॉलिकल प्रोसेस चलती रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ एंड प्रोडक्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि आजकल के लाइफस्टाइल में जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेट नाइट तक जागते हैं या हमें वर्क स्ट्रेस पहले से कहीं ज़्यादा होने लगा है, हम जंक फूड का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं, तो उस कंडीशन में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो पहले से ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक डिजीज और इसके अलावा बहुत सी शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब हम धरती माँ की गोद में जाते हैं, यानी कुछ समय नंगे पैर चलते हैं, तो हमारी बॉडी के पॉजिटिव रेडिकल्स धरती के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी सडन स्पाइक होती है। इसका साइंटिफिक रीजन जानने के लिए आप एक वोल्ट मीटर का भी यूज कर सकते हैं। हमारा शरीर जब धरती के संपर्क में जाता है तो विद इन 10 सेकेंड्स यानी 10 सेकेंड के अंदर ही हमारी बॉडी का चार्ज 0 हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाती है,
इसीलिए इस थेरेपी को हम 0 वोल्ट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। हिम्स जीना सीखो में हम कोशिश करते हैं कि आपको प्रकृति के करीब लेकर के जाएं। उसी का एक हिस्सा 0 वोल्ट थेरेपी के रूप में भी होता है। 0 वोल्ट थेरेपी के लिए हम हमारे हर एक रोगी को सुबह 20 से 25 मिनट नंगे पांव धरती पर चलने के लिए कहते हैं। ऐसा करने से उनके शरीर की वोल्टेज 25 से 30 मिनट के लिए 0 हो जाती है और 0 वोल्टेज यानी आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स का खात्मा। और जब फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं तो इन्फ्लेमेशन अपने आप कम होने लग जाती है। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जिनका बीपी मेडिसिन से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, उनको सुबह और शाम आधा घंटा हमने 0 वोल्ट थेरेपी कराई यानी जमीन पर नंगे पैर चलाया तो उनका बीपी पहले की बजाय ज्यादा कंट्रोल्ड रहने लगा। ऐसे पेशेंट्स जिनको नींद की समस्या थी, उनको अगर हमने 0 वोल्ट थेरेपी करवाई, उनको हमने जमीन पर नंगे पैर चलने के लिए कहा तो उनको पहले से बेहतर नींद आई। तो हिम्स जीना सीखो में 0 वोल्ट थेरेपी कराने के लिए हम पेशेंट्स को बेडशीट भी 0 वोल्ट बेडशीट भी उपलब्ध कराते हैं, जिसमें पेशेंट सारी रात जब उस बेडशीट पे सोता है तो शरीर की वोल्टेज एक कॉपर वायर के थ्रू अर्थिंग के द्वारा 0 हो जाती है। जब पूरी रात आपके शरीर की वोल्टेज 0 रहती है तो आपके शरीर से फ्री रेडिकल्स खत्म होने लग जाते हैं और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या जितनी भी बीमारियां जो हमें स्ट्रेस एंजाइटी के कारण या फ्री रेडिकल्स के कारण हुई थी वो समाप्त होने लग जाती हैं। धन्यवाद। अगर वो ये थेरेपी रोज करेगा तो बहुत हद तक चांस है उसको दोबारा कैंसर नहीं आएगा। उसको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, घर पे करो। ये देखो इसमें कैंसर डिटॉक्स के लिए हमने एक, और इसको खाना नहीं है, इसको खाना नहीं है। ये बरगद के पत्ते हैं, ये पीपल के पत्ते हैं, ये पान का पत्ता है, ये करेला है, ये नीम है, ये दूब घास है, ये अमरूद के पत्ते हैं और ये हल्दी है। ये इसका पेस्ट बना दिया और ये पेस्ट लोग कर रहे हैं। देखो इधर ये पेस्ट लोग कर रहे हैं, ये पेस्ट लोग कर रहे हैं और ये करेंगे अगर तो बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिक मीडियम बॉडी का खत्म हो जाएगा। तो किसी भी तरह के कैंसर को हराने में आपको मदद मिलेगी। आपको कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम आएंगे, रेडिएशन के साइड इफेक्ट जल्दी दूर हो जाएंगे। तो मैं चाहूंगा ये कैंसर डिटॉक्स की जो थेरेपी है जिसको हम गोल्डन थेरेपी बोल रहे हैं, ये पूरे भारत को अपनानी चाहिए। और वैसे भी जिसको कैंसर नहीं है, अगर वो हर हफ्ते 1 बार या 2 बार कर लेगा तो कैंसर होगा नहीं, कैंसर होगा ही नहीं अगर ये व्यक्ति पहले ही कर लेगा। इसमें हल्दी, करेला, नीम, पीपल, बरगद, अमरूद के पत्ते और दूब घास। और बताओ इसको खाना नहीं है, सिर्फ पैरों से मथना है और मथते मथते जीभ पे स्वाद आएगा। जब स्वाद आ जाए उसके बाद 10-15 मिनट फालतू करना है, यानी कि बॉडी अल्कलाइन हो गई, बॉडी डिटॉक्स हो गई। हल्दी कौन सी? वो एक तो कच्ची है। हल्दी, कच्ची हल्दी, ये लो, ये कच्ची हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है। देखो ये जैसे अदरक होती है, इसका रंग तभी तो पीला है ना। ये हल्दी है सारी ये, और ये अमरूद के पत्ते हैं, ये करेला है, बरगद के पत्ते हैं, पान के पत्ते हैं, पीपल के पत्ते हैं और नीम के पत्ते हैं और दूब घास है। ये सारी अल्कलाइन चीजें होती हैं जो कि अगर आप पैरों से मथोगे तो जीभ पे स्वाद आएगा। ऐसा थोड़ी लगता है। 1 या 2 हल्दी डालो, बाकी पीपल और नीम ज्यादा डाल दो, क्योंकि करेला खरीदना पड़ेगा, पीपल नीम तो फ्री में मिलता है। तो मैं सबको बोलूंगा पीपल के पेड़, नीम के पेड़ ज्यादा से लगाओ और भारत को बीमारियों से मुक्त बनाओ। और ये खाली कैंसर के लिए नहीं है, किडनी फेल वाला भी कर सकता है, शुगर वाला भी कर सकता है, बीपी वाला भी कर सकता है, बीमार होगा ही नहीं। सर एक पेस्ट एक ही बार यूज कर सकते हैं या बार-बार? नहीं, एक पेस्ट सुबह बना के शाम को दोबारा फिर यूज करो। कर दिया तो बीपी भी ठीक हो गया, शुगर भी ठीक हो गई। और हमने खिलाया नहीं, हमने खिलाया नहीं, खाने को तो दिया ही नहीं, हमने तो बोला पैरों से मथो। जब जीभ पे स्वाद आ जाए 10-15 मिनट फालतू करो, उसके बाद पूरी बॉडी आपने प्यूरिफाई कर दी, आपने बॉडी की सफाई कर दी। आयुर्वेद कहता है सर्वेषणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों निदान कुपित मल को निकाल। ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम बात करेंगे ग्रीन जूस के बारे में। तो सबसे पहले ग्रीन जूस के जो कंपोनेंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अलग अलग तरह के पत्ते मैंने रखे हुए हैं। ये पपीते का पत्ता है, गिलोय, 2 पत्ते बरगद के, उसके बाद 2 पत्ते पीपल के, 2 से 3 पत्ते पान के, 10 से 15 पत्ते पुदीने के,
धनिया, अमरूद के पत्ते 2, उसके बाद बथुआ, और चुलाई का अगर सीज़न है तो चुलाई के पत्ते भी हमने लेने हैं। नीम के पत्ते 15 से 20 पत्तियाँ, 15 से 20 कड़ी पत्ते, एक आंवला मीडियम साइज़ का, और लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपस में मिला लेनी है और इनका पेस्ट बना के छान करके हमने एक जूस तैयार करना है जिसको हम ग्रीन जूस के नाम से जानते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो ग्रीन जूस अगर आप डेली कंज्यूम करते हैं तो ये आपके शरीर में जमा टॉक्सिन्स को यानी कि कचरे को बाहर करता है, आपका पेट अच्छे से साफ़ करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन है यानी कोई सूजन है तो उसको कम करने का काम करता है। और हमने ऐसा देखा है हिम्स जीना सीखो में, जिन रोगियों को हम सिर्फ फास्टिंग कराते हैं और सिर्फ ग्रीन जूस और रेड जूस पे रखते हैं तो उनके कैंसर मार्कर्स भी बहुत तेज़ी से कम होते हैं। शरीर पे कहीं भी कोई गांठ, फोड़े फुंसे अगर हो जाते हैं तो उसमें अगर आप 3 से 5 दिन तक ग्रीन जूस का निरंतर सेवन करते हैं तो उसका आपको बेहद शानदार परिणाम देखने को मिलता है और बहुत ही जल्द वो गांठें रिजॉल्व होना शुरू कर देती हैं। तो ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए ग्रीन जूस है। ग्रीन जूस जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके अनेक हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ, सुखी, समृद्ध जीवन यापन करें तो आज ही शुरू करें ग्रीन जूस का सेवन, जो कि हमने इस वीडियो में बताया है। ऐसी ही और भी अन्य रोचक जानकारी लेकर के आते रहेंगे आप सभी के बीच। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम आरोग्य मस्तु। नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम की। इसमें ग्रेविटेशन को हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं, तो उसी में से एक प्रोसेस हेड अप टिल्ट। बेसिकली हेड अप टिल्ट में क्या होता है, हम एक पेशेंट को उसका सिर ऊपर की तरफ और पैर नीचे की तरफ करते हुए लेटाते हैं। इसमें पेशेंट का सिर पैरों के कंपैरिजन में 5 से 15 डिग्री की ऊंचाई पे होता है, जिससे कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से ब्रेन हार्ट को सिग्नल देता है कि कार्डियक आउटपुट बढ़ाना है, जिसके फलस्वरूप जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा मिलती है। ऐसे रोगी जिनको खराटे आने की समस्या है या GERD, GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जिसको हम बोलते हैं, उस डिजीज में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। डार्क सर्कल्स जिनको हैं, अगर वो डेली 5 से 15 दिन हेड अप टिल्ट थेरेपी का प्रयोग करें तो उनको बहुत आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। खराटे भी ऐसे रोगियों के बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो आइए हम एक बार देखते हैं किस तरह से ये थेरेपी होती है और कैसे इसको कराया जाता है। एक नॉर्मल बेड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम इस समय हॉस्पिटल में हैं तो हमारे पास ऑलरेडी स्पेशली डिजाइंड बेड्स होते हैं हिम्स जीना सीखो के सभी हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हम हेड अप टिल्ट और हेड डाउन टिल्ट कराते हैं। घर पे भी हम कर सकते हैं। नॉर्मल बेड में हमें क्या करना है, सिरहाने की तरफ लगभग 2 ईंट लगाने पे लगभग 15 डिग्री का डेविएशन आ जाता है, यानी पैरों से सिर की ऊंचाई 15 डिग्री बढ़ जाती है। तो जैसा हमारे पास ऑलरेडी डिजाइंड बेड है, तो हम पेशेंट को पहले काम करके लेट जाइए सर, लेटा देंगे और इसी पोजीशन में अब देखेंगे आप, इनका सर जो है वो पैरों के कंपैरिजन में लगभग 15 डिग्री के एंगल पे ऊंचाई की तरफ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल देता है हार्ट को कि देयर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट बढ़ा के सप्लाई को वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, इन सब ऑर्गन्स की तरफ बढ़ा देता है, जिसके फलस्वरूप हमें नींद अच्छी आती है। GERD की अगर हमें समस्या होती है तो हमें रिफ्लक्स की दिक्कत नहीं आती, यानी कि कई रोगियों में होता है जिनको GERD है तो उनको खाना खाने के बाद ऐसे लगता है जैसे एसिड रिफ्लक्स आएगा या तेजाब बाहर निकलेगा, तो वो वाली समस्या नहीं होती है। खराटे अगर कोई रोगी लेता है तो उसको खराटे की समस्या से भी राहत मिलती है। इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, किस किस रोगी में हम हेड अप टिल्ट नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे रोगी जिनका BP 150/90 से ज़्यादा होता है, ऐसे रोगियों को हमें हेड अप टिल्ट नहीं कराना है। साथ ही ऐसे रोगी जो रिकरेंट इस्कीमिक हार्ट डिजीज यानी कि दिल से जुड़ी किसी परेशानी के मरीज हैं, उनका भी हमें हेड अप टिल्ट नहीं करवाना है। ऐसे रोगी जिनको वस्कुलर कोई डिजीज अभी रिसेंटली डायग्नोज हुई है, यानी कि उनको हार्ट की सप्लाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ऐसे रोगियों में भी हमें हेड अप टिल्ट नहीं कराना है। साथ ही ऐसे रोगी जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है रिसेंटली
या जिनकी कोई हिस्ट्री है ब्रेन स्ट्रोक की, उन रोगियों में भी हमें हेड अप टिल्ट थेरेपी का यूज नहीं करना है। हमने जाना हेड अप टिल्ट थेरेपी के बारे में, हम बात करेंगे ग्रेड सिस्टम की हेड डाउन टिल्ट थेरेपी के बारे में। बेसिकली हेड डाउन टिल्ट थेरेपी में क्या होता है, हम पेशेंट को एक ऐसी पोजीशन में लेटाते हैं जिसमें रोगी का सिर उसके पैरों की अपेक्षा 10 से 15 डिग्री डाउनवर्ड्स होता है, इसीलिए इसको बोला भी गया है हेड डाउन टिल्ट थेरेपी। बेसिकली जिन पेशेंट्स में हाइपोवोलेमिया यानी ब्लड प्रेशर सामान्य से कम होता है, ऐसे रोगियों में हेड डाउन टिल्ट कराने से बहुत जल्द कार्डियक सर्कुलेशन बढ़ने से बीपी नॉर्मल की तरफ आता है। हमें ध्यान ये रखना है कि रोगी को हम पहले कंफर्टेबल करें और इस थेरेपी को करते समय रोगी को पूरी तरह से एजुकेट करें कि क्या बेनिफिट्स ऐसे लेने से होंगे। इसके साथ ही हर एक थेरेपी के कुछ इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। इंडिकेशंस में जैसा कि हमने जाना कि जिस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया है, बीपी कम हो रखा है, ऐसे पेशेंट्स में हेड डाउन टिल्ट थेरेपी करानी है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंशन है, जिनका बीपी 150/90 यानी 150/90 से ऊपर है, ऐसे रोगियों को हमने ये थेरेपी नहीं करानी है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स जिनके हार्ट के आसपास पेरिकार्डियल इफ्यूजन यानी पानी भरा हुआ है, ऐसे रोगियों को हमने हेड डाउन टिल्ट नहीं करानी है। इसके अलावा रिसेंट स्ट्रोक हुआ है, अभी कोई नई सर्जरी हुई है या कोई ट्रॉमा का केस है, तो ऐसे केसेस में भी हमें उसको हेड डाउन टिल्ट ना करा के नियर बाय इमरजेंसी फैसिलिटी लेके जाना होता है। तो अभी मैं थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरह से हेड डाउन टिल्ट कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास एक ऑलरेडी फ्रेम्ड बेड है। घर पे अगर हमें ये करनी पड़ेगी तो एक सामान्य बेड की पैरों वाली साइड होती है, उसकी तरफ हम दो ईंट अगर लगा देंगे तो लगभग 15 डिग्री एंगल का फर्क आ जाता है। तो अभी जैसे सिर को इस तरफ करके लेट जाएंगे आप। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो जब हम पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट में लेटाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि हमारी पेरिफेरीज यानी जो डिस्टल ऑर्गन्स हैं, हृदय से जो दूर के अंग हैं, उसमें रक्त का जो प्रवाह है, ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो ब्रेन हार्ट को सिग्नल देता है फास्टर पंपिंग के लिए, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो इसके फलस्वरूप जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो भी नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। तो इस तरह से ये थेरेपी काम करती है। इसमें ना तो हमें किसी दवाई की देने की जरूरत है और ना ही कोई इंजेक्शन देने की जरूरत है। पेशेंट को सिर्फ ग्रेविटी के माध्यम से हम ठीक कर पाते हैं। नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं हॉट वाटर इमर्शन के बारे में। तो हॉट वाटर इमर्शन एक थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट को गर्म पानी से भरे टब में बिठाते हैं। बेसिकली इसमें पेशेंट को बिलो क्लेविकल, बिलो डायफ्राम या फिर बिलो नेवल यानी नाभि से नीचे तक, इन 3 तरह से पेशेंट को गर्म पानी के टब में बिठाते हैं। हॉट वाटर इमर्शन करने से जब पानी का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है और पेशेंट जब इस गर्म पानी में बैठता है तो वेजो डायलेशन होती है। हमारे शरीर की जो रक्त नलियां हैं वो खुलती हैं। जब ये नलियां खुलती हैं तो हमारे शरीर से टॉक्सिन्स पहले की बजाय कहीं बेहतर मात्रा में बाहर निकलते हैं। हॉट वाटर इमर्शन से हमारी किडनियों को सहायता मिलती है, उनके लिए इजी हो जाता है टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्किन को 3rd किडनी भी कहा जाता है। तो हॉट वाटर इमर्शन करने से पेशेंट को स्वेटिंग भी इंड्यूस होती है, जिससे कि शरीर में मौजूद विषैले कण, जिनको हम टॉक्सिन्स या फ्री रेडिकल्स के नाम से भी जानते हैं, वो शरीर से बाहर निकलते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, जिनकी किडनियाँ कम काम करती हैं, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज या एक्यूट किडनी इंजरी के पेशेंट्स, AKI के पेशेंट्स, उन पेशेंट्स के लिए हॉट वाटर इमर्शन अपने आप में एक रामबाण थेरेपी है। इसके अलावा हॉट वाटर इमर्शन करने से हमें स्ट्रेस लेवल्स में भी काफ़ी कमी देखने को मिलती है। हमारी स्लीप साइकिल सुधरता है और हमारी त्वचा जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा नरिश्ड फील करती है। इस तरह से हॉट वाटर इमर्शन के बेनिफिट्स के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।
आपको बधाई हो, आपने अपनी बीमारी को हराने की दिशा में पहला कदम उठा लिया है। हिम्स जीना सीखो को चुनकर। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है, इसमें खुद को ठीक करने की ताकत होती है। जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है तभी बीमारियां शुरू होती हैं। इसलिए हम कहते हैं शरीर ही सबसे बड़ी दवा है, बस उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। हिम्स जीना सीखो में हम उसी सही दिशा को देते हैं। हिम्स का मतलब है हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। बहुत से लोग इसे सिर्फ आयुर्वेदिक अस्पताल समझते हैं, लेकिन यह एक इंटीग्रेटेड मेडिकल सेंटर है जहां आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरह की चिकित्सा का उपयोग किया जाता है। जब आप हिम्स से संपर्क करते हैं तो सबसे पहले आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। हमारी विशेषज्ञ टीम आपकी रिपोर्ट देखती है, आपसे बात करती है और ज़रूरत पड़ने पर कुछ फ़ोटो लेती है। प्रारंभिक जांच के बाद आपको आपके नज़दीकी सेंटर या आपकी बीमारी की गंभीरता के अनुसार मुख्य सेंटर में भेजा जाता है। फिर आपका ओपीडी किया जाता है और ज़रूरत होने पर आईपीडी में भर्ती किया जाता है। आपकी स्थिति के अनुसार आपको 7 से 21 दिनों तक हिम्स में रखा जा सकता है। इस दौरान आपकी ज़रूरत के अनुसार विभिन्न थेरेपी दी जाती हैं, जैसे पंचकर्म, हॉट वाटर इमर्शन, गोल्डन थेरेपी। यहाँ आपको योग, ध्यान और सही जीवन शैली का अभ्यास कराया जाता है ताकि इलाज का असर अंदर तक जा सके। हर मरीज के लिए एक स्पेशल डाइट प्लान बनाया जाता है जो शरीर को अंदर से ठीक करने में मदद करता है। साथ ही मरीज के साथ एक अटेंडेंट, साथ रहने वाला व्यक्ति रुक सकता है। आपकी सुविधा के अनुसार कमरों की अलग अलग कैटेगरी भी उपलब्ध है। पूरा उपचार आपको आराम, सहयोग और संवेदना के साथ दिया जाता है। और सबसे खास बात, हिम्स विभिन्न सरकारी योजनाओं और मेडिकल इंश्योरेंस में भी उपलब्ध है, जिससे उपचार प्रभावी और किफ़ायती बन जाता है। ओम आरोग्यमस्तु। मैं डॉक्टर जयनारायण, हिम्स जीना सीखो से। आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। तो जब हम हमारे जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, एक ईटिंग विंडो और एक फास्टिंग विंडो, तो उसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। इसमें हम यूजुअली 3 तरह से फास्टिंग कर सकते हैं। पहला, जिसको हम बोलते हैं 16:8 मेथड, जिसमें हम दिन के सिर्फ 8 घंटे जो हैं, यानी सुबह के 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक, यानी सूर्यास्त से पहले तक खाना खाते हैं। उसके बाद 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कुछ भी नहीं खाते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, तो उसको हम 16:8 मेथड वाला फास्टिंग कह सकते हैं। इसके अलावा दूसरी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग जो की जाती है उसको बोलते हैं 1 मील अ डे, जिसमें हम दिन में सिर्फ 1 मील लेते हैं, और वो भी प्रेफरेबली या तो ब्रेकफास्ट या फिर हम लंच कंज्यूम करते हैं। डिनर स्पेशली हम अवॉइड करते हैं। तो सिंगल मील जो हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगल मील या 1 मील इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इसका तीसरा तरीका होता है जिसमें हम 5:2 डेज स्प्लिट करते हैं, जिसमें हम एक वीक में 5 दिन खाना खाते हैं और 2 दिन फास्टिंग करते हैं। तो अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हमारी बॉडी में एक फेनोमेना डेवलप होता है जिसको ऑटोफेजी बोलते हैं। 2016 में एक जापानीज़ साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो ऑटोफेजी की डिस्कवरी के लिए ही मिला था। तो ऑटोफेजी बेसिकली क्या है? हमारी बॉडी के सेल्स जो टॉक्सिन्स जमा होते हैं उनको ईट अप करना शुरू कर देती है, जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। तो जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में स्टोर्ड फैट्स का जो रिजर्व है वो ख़त्म होने के बाद हमारी बॉडी अपने शरीर में जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं या जो ख़राब सेल बने होते हैं उनको कंज्यूम करना, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसको हम ऑटोफेजी बोलते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। अगर आपको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो उसमें भी आपको बेहद शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। कैंसर के रोगियों में फास्टिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे को देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा इंटरमिटेंट फास्टिंग एंटी एजिंग है, यानी कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आप पे एज रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि झाइयाँ पड़ना या त्वचा का ढीला पड़ना या सांवलापन होना, वो सब लेट हो जाता है। हेयर फॉल कंट्रोल करने में भी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो काफ़ी हद तक कारगर है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो आज हमने जाना इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आगे और भी ऐसे बहुत से विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। ओम आरोग्यमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। नमस्कार, मैं डॉक्टर जयनारायण, हिम्स जीना सीखो से। आज के समय में बहुत से मानसिक तनावों से हम घिरे हुए हैं, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, या चाहे अपने आप को कैसे हम रिप्रेजेंट करें इसकी उधेड़-बुन। इन सभी स्ट्रेस की वजह से हम शारीरिक रूप से तो कमज़ोर होते ही होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी मानसिक शांति को प्राप्त करने का एक तरीका होता है मेडिटेशन, जो कि न सिर्फ हमारे दिमाग को शांत करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी हल्का करता है और हमें निरोगी होने का एहसास दिलाता है। आइए जानते हैं आचार्य मनीष जी से मेडिटेशन के बारे में विस्तार से। जीना सीखो प्रोग्राम योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी की कड़ी मेहनत व आयुर्वेद पर उनके अनुसंधान का फल है, जिसका हम अभी वर्णन करेंगे। तो आइए मिलते हैं योग एवं मेडिटेशन गुरु मनीष जी से। अब आप लोगों ने बैठना कैसे है? सुखासन में आराम से बैठो, रिलैक्स होके, पीठ सीधी, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस भरो, पूरी गहरी लंबी सांस भरो, पूरी गहरी लंबी सांस अंदर, पूरी गहरी लंबी सांस बाहर, पूरी गहरी लंबी सांस भरो, फेफड़ों को पूरा भरना है, पूरा खाली करना है। हल्की सी आंखें खोलो, मोमबत्ती की लौ देखो, फिर बंद कर लो, और ये लौ को माथे के बीच में टिकाओ। आप बस आंखें खोलो और बंद कर लो, और ये मोमबत्ती की लौ महसूस करो मेरे माथे के बीच में है। पूरी गहरी लंबी सांस भरो, पूरी गहरी लंबी सांस खाली करो, हल्की सी आंखें खोलो, फिर बंद कर लो, हल्की सी आंखें खोलो, फिर बंद कर लो, और महसूस करो ये जो ज्योत जल रही है, ये जो लौ जल रही है, यही आपका थर्ड आई चक्रा है। महसूस करो इसको माथे के बीच में। लंबी गहरी सांस भरो, लंबी गहरी सांस खाली करो, चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, फेफड़ों का नीचे का हिस्सा, फेफड़ों के बीच का हिस्सा पूरा भरना है। मेरे साथ बोलेंगे, लंबी सांस लेंगे, लम, आंखें खोलो, बंद करो, लंबी सांस खींचो, वम, आंखें खोलो, बंद करो, राम, आंखें खोलो, बंद करो, यम, आंखें खोलो, बंद करो, हम, आंखें खोलो, बंद करो, ओम,
आंखें खोलो, बंद करो। गहरी लंबी सांस भरो, गहरी लंबी सांस खाली करो। गहरी लंबी सांस भरो, गहरी लंबी सांस खाली करो। अपने ध्यान को आंखों के बीच लेकर आए। बंद आंखों से अपने अंदर देखने की कोशिश करें। बंद आंखों से अपने अंदर देखें। आंखें खोलें, बंद करें। हल्की सी आंखें खोलें, बंद करें और जो हम ध्यान देंगे उसी चक्रा पे ध्यान देंगे। वम। आंखें खोलें, बंद करें। रम। आंखें खोलें, बंद करें। रम। आंखें खोलें, बंद करें। अगले चक्र पे ध्यान। यम। हल्की सी आंखें खोल के वापस बंद कर ले। गले पे ध्यान। हम। आंखें खोल के बंद कर ले। माथे के बीच में ध्यान, जहां बिंदी लगाते हैं। ओ। आंखें खोलें, बंद करें। सिर के बिल्कुल बीच में ध्यान। ओ। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस खाली करें। एक और गहरी सांस भरें, एक और गहरी सांस खाली करें। शरीर में जो हो रहा है उसको होने दें। आंखें बंद रहेंगी, बस अंदर जाती सांस को महसूस करें। सारा ध्यान नाक के अग्रभाग पर। महसूस करें शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रही है और बुरी हवा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। आपने सिर्फ महसूस करना है। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, भगवान से मांगे। मेरे साथ बोले, अपने ध्यान को हथेलियों में लगाएं और मेरे साथ बोले, हे परम पिता परमात्मा, हे भगवान, हे ब्रह्मांड, आप सर्वशक्तिमान हो। मुझे मेरे कल्याण के लिए, मेरे शरीर के लिए आपके पूरे ब्रह्मांड में फैली ऊर्जाओं की आवश्यकता है। कृपया करके मेरे दोनों हाथों में अपनी ऊर्जा प्रदान करें, प्रदान करें, प्रदान करें। अपने ध्यान को दोनों हाथों में लगाएं, हथेलियों के बीच में। महसूस करें ब्रह्मांड से ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। महसूस करें किरणें, एनर्जी आपके हाथों में आ रही है। आपने सिर्फ महसूस करना है। पूरी गहरी लंबी सांस भरो, गहरी लंबी सांस खाली करो। एक बार फिर बोलेंगे, हे परम पिता परमात्मा, हे सर्वशक्तिमान, हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे चंद्रदेव,
ब्रह्मांड के स्वामी मुझे मेरे कल्याण के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरे काम धंधे के लिए आपकी ब्रह्मांड में फैली इस ऊर्जा की आवश्यकता है। कृपया मेरे दोनों हाथों में अपनी ऊर्जा प्रवाहित करें, प्रवाहित करें, प्रवाहित करें। आपकी अति कृपा होगी, अति कृपा होगी। अपने ध्यान को दोनों हथेलियों में लगाएं। महसूस करें आपके हाथ भारी हो रहे हैं। महसूस करें ऊर्जा आनी शुरू हो गई है। आपके हाथ भारी हो रहे हैं, और भारी हो रहे हैं, और भारी हो रहे हैं। और एक ऊर्जा, एक प्रकाश, एक एनर्जी दोनों हाथों में आ रही है। आपने सिर्फ महसूस करना है। एक लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें। मेरे साथ बोलेंगे लंबी सांस लेने के बाद ओ। एक और लंबी सांस भरें, ओ। एक और लंबी सांस भरें, ओ। पढ़ लो। अब मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमात्मा, आपका, आपकी एनर्जी का, आपकी ऊर्जा का, आपकी पावर का कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज से आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी भी आपकी बनाई सृष्टि में किसी में कोई कमी नहीं देखूंगा। मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ऊर्जा, आपके आशीर्वाद, आपके प्यार, दुलार, सिर्फ इसी पर रहेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हाथों को रगड़े, अच्छी तरह गरम करें, हथेलियों को गरम करें और गरम करें, करते जाएं। आंखें कोई नहीं खोलेगा, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। अच्छी तरह माथे पर लगाएं, रोक के रखें इसको यहां पे, पूरा 1 मिनट रोक के रखें। महसूस करें, फील करें दोबारा से कि वो ऊर्जा आंखों के द्वारा आपकी बॉडी के उस अंग में पहुंचेगी जिसकी रिपेयरिंग, जिसकी हीलिंग आप सबसे पहले चाहते हैं। महसूस करें, फील करें, ऐसा अनुभव करें कि ऊर्जा उस अंग तक जा रही है, ऊर्जा वहां तक पहुंच रही है। आपने सिर्फ महसूस करना है, फील करना है, अपने आप ऊर्जा वहां पहुंच जाएगी। हाथों को आंखों के ऊपर रोक के रखें, कोई जल्दी नहीं है हमें। बड़ी मुश्किल से ऊर्जा हाथों में आती है, हमें इसको गंवाना नहीं है, हमें इसके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। शरीर में लेकर जाओ, पूरी बॉडी में लेकर जाओ, हार्ट पे लेकर जाओ, लीवर पर लेकर जाओ। हाथ आंखों में ऊपर रखने हैं। आपने सिर्फ ऊर्जा को पहुंचाना है बॉडी में अपने ध्यान से, हाथों को नहीं लेके जाना कहीं भी। पूरे चेहरे पर मलो, मनी मन भगवान का धन्यवाद दो और धीरे धीरे आंखें खोल दो और भगवान को दिल से धन्यवाद दो। मनी मन थैंक यू बोलो। और जब भी घर में आपको जरूरत पड़े ना, तो ये ऊर्जा बुला लिया करना और भगवान से मांग लिया करना और अपना इलाज कर लिया करना। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओम आरोग्यमस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे नीम करेला थेरेपी के बारे में।
तो नीम करेला थेरेपी बेसिकली इसमें 3 मुख्य द्रव्य होते हैं, नीम, करेला और इंद्रायण, जिसे हम कोड़तुंबा या गड़तुंबा के नाम से भी जानते हैं। नीम के एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुणों के बारे में सबको पता है। नीम एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी द्रव्य भी है। इसके साथ ही जो करेला है वो उसकी बिटरनेस की वजह से शरीर से टॉक्सिन्स को आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और इंद्रायण एक श्रेष्ठ वात शामक द्रव्य है। इंद्रायण एक श्रेष्ठ वात शामक द्रव्य है, यानी कि जो हमारे शरीर में बढ़े हुए वात दोष को बैलेंस करने का काम करता है। तो इन तीनों द्रव्यों को, करेला, नीम की ताज़ा पत्तियाँ, ताज़ा करेला और इंद्रायण, इन तीनों को एक स्मूथ पेस्ट बनाया जाता है पानी के साथ मिक्स करके, और उस पेस्ट में फिर पेशेंट्स को, हमारे पास जो रोगी आते हैं उनको खड़ा किया जाता है। यूजुअली 40 से 45 मिनट की ड्यूरेशन होती है, लेकिन फिर भी आचार्य जी ने जो इसकी ड्यूरेशन है वो इस तरह से निर्धारित की है कि जब तक पेशेंट को घोड़तुंबे का कड़वापन, इन तीनों द्रव्यों का कड़वापन मुंह में फील ना होने लग जाए, टेस्ट कड़वा ना हो जाए, तब तक उसे नीम करेला थेरेपी करनी होती है। अगर बेनिफिट्स की बात मैं करूं तो ऐसे अगर हम 40 से 45 मिनट करते हैं डेली, अगर नीम करेला थेरेपी हम करते हैं तो ये बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, शरीर से टॉक्सिन्स को निकालता है, और जितनी भी माइक्रोबियल ग्रोथ, हमारे शरीर में अनावश्यक माइक्रोबियल ग्रोथ होती है, उसको कंट्रोल करने में काम करता है। इसके साथ ही शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे देता है। हमने अक्सर देखा है कि जो पेशेंट्स इंसुलिन पे थे उनको हमने हिम्स में जो पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं उनके साथ नीम करेला थेरेपी कराई, 2 बार कराई दिन में, और उनके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो कम हो गए। बहुत से पेशेंट्स के तो इंसुलिन बंद भी हमने किए हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना है नीम करेला थेरेपी के बारे में, और भी बहुत सी रोचक जानकारी लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम आरोग्य मस्तु। ओम आरोग्य मस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करने जा रहे हैं रेड जूस के बारे में। तो सबसे पहले रेड जूस के इंग्रेडिएंट्स यानी कि उनके द्रव्यों के बारे में मैं बता देता हूँ। तो हमने लगभग 1 अनार के दाने लेने हैं, अनार के दाने निकाल लेने हैं। ऐसे ही 1 गाजर और 1 बीट रूट के टुकड़े हमने लेने हैं। इसके साथ ही लगभग 1 इंच के बराबर कच्ची हल्दी का टुकड़ा हमने लेना है। इन सभी को आपस में मिक्स करके ग्राइंड करना है और इनका एक जूस बना लेना है, जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके लाल कलर की वजह से इसको हम रेड जूस के नाम से जानते हैं। अब मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स की, तो जैसा हम सबको पता है कि जो अनार है वो बहुत ही अच्छा एक सप्लीमेंट है आयरन का, यानी कि अगर आप में रक्त की कमी है, एनीमिया है या पित्त आपका ज़्यादा बनता है तो अनार उसमें हेल्प करता है। इसके साथ ही हल्दी के एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल जो गुण हैं उसके बारे में भी हम सब अच्छे से जानते हैं, तो वो गुण भी हमें देखने को मिलते हैं। बीट रूट से मिलने वाले मिनरल्स हमारे स्किन और हेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ ही कैरेट हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये चारों द्रव्य जब हम मिला करके कंपोजिशन में पीते हैं तो ये हमें ना सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी देता है, बल्कि हमारी स्किन पर ग्लो आता है, हमारी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होती है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं। इसके साथ ही हमारी बॉडी में जो अलग अलग पार्ट्स में इन्फ्लेमेशन हो रखी है वो कम करने का काम ये रेड जूस करता है। अगर आपको लो एनर्जी फील होती है तो इंस्टेंटली आपको एनर्जी देने के लिए रेड जूस है एक बहुत अच्छा स्तोत्र है। इसके अलावा एनीमिया के पेशेंट्स के लिए, जैसा मैंने बताया, बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट की तरह काम करता है। जो युवा थकान जिनको ज़्यादा रहती है या जो मसल ब्रेकडाउन होने वाली मेहनत का काम ज़्यादा करते हैं या जिम करते हैं, उनको मसल रिकवरी करने में भी रेड जूस जो है बहुत ही शानदार फ़ायदे देता है। इसके ब्यूटी बेनिफिट्स तो हैं ही हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी ढेर सारे मिलते हैं। किडनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। लीवर, अगर किसी का फैटी लीवर है तो इसको इम्प्रूव करने में भी रेड जूस के बहुत ही शानदार परिणाम मिलते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं एक स्वस्थ और सुखी जीवन, तो आज ही शुरू कीजिए रेड जूस का सेवन। सूरज की रोशनी एक ऐसी मेडिसिन जो नेचर ने हमें फ्री में दी है। ओम आरोग्य मस्तु। हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। आज हम बात करेंगे सनलाइट एज मेडिसिन पर।
तो आज की ज़िंदगी में हम सिर्फ टीवी, मोबाइल, लैपटॉप इनकी रोशनी से घिर के रह गए हैं। हम भूल गए हैं नेचर ने हमें सनलाइट जैसी ब्यूटीफुल चीज़ भी दी है। सनलाइट न सिर्फ एक मेडिसिन है, न सिर्फ एक पॉजिटिव रेज हैं, बट इसके अगेन हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ विटामिन डी सिंथेसिस से लेकर के सेरोटोनिन सिंथेसिस की, सनलाइट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हिम्स जीना सीखो में हम कोशिश करते हैं कि हर एक पेशेंट लगभग 20 से 45 मिनट तक डेली धूप का सेवन करे। इसके बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो सनलाइट में बैठने से 40 मिनट अगर आप लगभग बैठते हैं तो उसमें बैठने से आपकी बॉडी एक अच्छे लेवल पर विटामिन डी को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट की यूवीबी रेज जो होती हैं वो आपके मूड को एनहेंस करती हैं, क्योंकि वो सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं, उसको रिलीज करने में हेल्प करती है। अगर मैं आयुर्वेद के पक्ष में बात करूं तो लंघन के अंदर आतप सेवन यानी धूप में बैठने से आपके शरीर में लघुता भी आती है। जैसा आप देख पाएंगे यहाँ पे हम हर एक पेशेंट्स को, चाहे वो कैंसर पेशेंट है, चाहे वो सीकेडी पेशेंट है, उनको बताते हैं कि आपको डेली 20 से 45 मिनट तक धूप में बैठना है। अब कैसे बैठना है, कब नहीं बैठना है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो धूप में आपको हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग, जब सूरज थोड़ा लालिमा लिए हुए हो, ऐसे समय पर बैठना है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपने धूप में नहीं बैठना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। इसके साथ ही धूप में जब भी आपको बैठना है तो जैसे सर बैठे हैं, आपको पीठ सूरज की तरफ करनी है, अपना फेस सूरज की तरफ नहीं करना है, क्योंकि अगर फेस की स्किन हमारी बॉडी की अदर स्किन की बजाय कंपैरेटिवली डेलिकेट होती है। इसके साथ ही अभी जैसे क्योंकि सर्दियां थोड़ी सी शुरू हो गई हैं, इसलिए इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं, नहीं तो हम कोशिश करते हैं कि जब आप धूप में बैठें तो आपकी पीठ पे कोई भी कपड़ा ना हो। इसके साथ ही सनलाइट जो है वो हमारे मूड को तो एनहेंस करती ही है, इट हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिकॉग्नाइज एंड टू सेट द सर्केडियन साइकिल। यानी कि जब सूरज की रोशनी आंखों से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि अभी दिन का समय है, और हमारा सर्केडियन साइकिल यानी आयुर्वेद के हिसाब से जो दिनचर्या होनी चाहिए वो सेट हो जाती है। अगर सनलाइट में हम डेली बैठते हैं तो हमारा मूड भी अच्छा होता है, हमारी बॉडी में लाइटनेस भी रहती है। हम अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो उससे लड़ने की शक्ति भी हमें मिलती है, क्योंकि विटामिन डी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। हिम्स जीना सीखो में इसीलिए हम सनलाइट एज अ मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़े स्तर पर और एक रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल के तौर पर प्रयोग करते हैं। साइंटिफिक लाइट गाइडलाइन, अगर मैं बात करूं साइंटिफिकली लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, तो हमारी बॉडी के साथ लाइट की इंटेंसिटी सिंक करना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए सनराइज़ के बाद यानी सुबह सूर्य उदय होने के बाद आपकी बॉडी के आसपास या आपके एनवायरनमेंट में 1000 से लेकर के 10,000 ल्यूक्स लाइट इंटेंसिटी मापने की एक यूनिट है, तो 1000 से लेकर के 10,000 ल्यूक्स तक की रोशनी दिन भर में आपके आसपास होनी चाहिए। ये आपके बॉडी माइंड रिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर मैं बात करूं सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद, तो ये इंटेंसिटी 10 से 100 ल्यूक्स तक ही होनी चाहिए, ताकि आपका जो ब्रेन है उस तक सिग्नल जा सके कि अभी सोने का समय हो गया है, अभी हमें रेस्ट करना है। तो हिम्स जीना सीखो में यही इंटेंसिटी, यही पूरा प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं, ताकि आपको दवाइयों की बजाय नेचर से जोड़कर ठीक करने की तरफ हम आपको लेकर के जाएं। हिम्स जीना सीखो में आचार्य मनीष जी हर एक रोगी को जितना हो सके उतना नेचर से जुड़ने की सलाह देते हैं। उसी में हम लाइट एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, इन सब कॉन्सेप्ट्स को नेचर से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जयनारायण। आचार्य चरक ने चरक संहिता में कहा है व्यायाम स्थैर्यकरणाम, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर स्थिर हो, यानी आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, तो आपको व्यायाम करना चाहिए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं योगा के बारे में, जिसे हम योग के नाम से भी जानते हैं। योग न सिर्फ आपके शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि आपके मस्तिष्क को भी
शांत करता है, आपके मस्तिष्क को भी प्रबुद्ध बनाता है। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी और माइंड इक्विलिब्रियम में रहे, यानी आपका मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहे, तो आपको नित्य योग प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ आसन भोजन से पूर्व और कुछ आसन भोजन के बाद में कराए जाते हैं, जैसे कि वज्रासन। अगर आप सुबह और शाम दोनों वक्त के भोजन के बाद कुछ देर के लिए वज्रासन में बैठते हैं तो आपको डाइजेशन रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। इसी तरह से बहुत सारे आसन, बहुत सारे योग सुबह खाली पेट करने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी आपका बेहतर होता है। उन्हीं में से एक, जिसको हम सूर्य नमस्कार के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है कि सूर्य नमस्कार का नित्य अभ्यास करने से लगभग 100 से भी अधिक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते हैं, और अगर उत्पन्न हो गए हों तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप ओवरऑल हेल्थ यानी कि फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके शरीर पर किसी भी तरह की एजिंग का कोई प्रभाव ना हो, आपकी त्वचा हमेशा चमकती रहे, आपके बाल हमेशा घने सुनहरे काले और लहराते रहें, तो आपको योग अवश्य करना चाहिए। योग निरंतर करने से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में सहायता मिलती है। योग का निरंतर अभ्यास करने से हमारा पेट अच्छे से साफ होता है, जिससे कि हमारी आंतों को भी सहायता मिलती है। अगर हमारा पेट अच्छे से साफ हो रहा है तो हमारी किडनीज भी अच्छे से काम करती हैं। बहुत सी ऐसी पोस्चरल एक्सरसाइजेज, बहुत से ऐसे योगासन हैं जिनको करने से बीपी रेगुलेट होता है। बहुत सी ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिनको करने से हमारे श्वसन संबंधी यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं वो ठीक होते हैं। इसके साथ ही योग हमारे शरीर को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में सहायता करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जब हम नित्य योग अभ्यास करते हैं तो उसके लिए हमें हमारी स्लीप वेक हैबिट्स भी अच्छी करनी पड़ती हैं, तो उसका भी हमें लाभ देखने को मिलता है। साथ ही वजन को नियंत्रित करने के लिए योग से बेहतर उपाय शायद ही कोई होगा। तो इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं ओवरऑल हेल्थ, अगर आप भी चाहते हैं आप हर एक तरह से स्वस्थ रहें और आपको दवाइयां भी ना लेनी पड़े, तो योग आपके लिए बना है। धन्यवाद। नमस्कार, हिम्स जीना सीखो से मैं डॉक्टर जय नारायण। पहले के समय में हम अक्सर नंगे पांव चलते थे, लेकिन आज हमारी सड़कें भी सीमेंटेड हैं, घर के फर्श भी सीमेंटेड हैं या टाइल्स लगी होती हैं, तो अर्थ से हमारा कनेक्शन नहीं हो पाता है। और आज के समय में एनवायरनमेंट भी ऐसा है कि हमें स्ट्रेस पहले से कहीं ज़्यादा है, चाहे वो वर्क प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो पोल्यूशन की वजह से हो, या हमारे खराब खान पान की वजह से हो। हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बनते हैं। जी हाँ, फ्री रेडिकल्स ऐसे टॉक्सिन हैं जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और अर्ली एजिंग, लीवर प्रॉब्लम्स और बहुत सारे सीरियस हेल्थ इश्यूज हमें देते हैं। उन सभी को समाप्त करने के लिए, पुनः धरती माँ से जुड़ने के लिए हमने एक थेरेपी डिज़ाइन की है जिसको हम बोलते हैं 0 वोल्ट थेरेपी। और उस थेरेपी को करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये 0 वोल्ट बेड शीट। ये 0 वोल्ट बेडशीट, इसमें आप देख पाएंगे ये बेडशीट एक वायर से कनेक्टेड है। कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है और ये वायर अर्थिंग प्लग जो होता है हमारे घर का, उससे कनेक्टेड होता है। जी हाँ, एक घर को बिजली से बचाने के लिए हम अर्थिंग प्रूफ बनाते हैं। ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हम फॉलो करते आए हैं कि बिजली गिरने से बचाना है या इलेक्ट्रिक शॉक से अगर घर को बचाना है तो हम अर्थिंग का सहारा लेते हैं। उसी अर्थिंग प्लग से ये वायर कनेक्ट होता है। इस बेडशीट में छोटे छोटे कॉपर वायर्स हैं जो कि हमारी बॉडी को तुरंत 0 वोल्ट पर लेकर के जाते हैं। जब हमारी बॉडी की वोल्टेज 0 हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है, हमें अच्छी नींद आती है। कुछ दिनों के निरंतर प्रयोग से शुगर लेवल्स जो हैं वो कम आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमें हाइपरटेंशन की दिक्कत है तो बीपी हमारा कंट्रोल रहने लगता है, स्ट्रेस कम हो जाती है, एंजाइटी अटैक्स अगर किसी को आते हैं तो वो भी कम होता है। यानी कि अगर हम हमारे शरीर को सोते समय 0 वोल्ट पे रखते हैं तो एक बेहतर और गहरी नींद हम सो पाते हैं। और एक बेहतर और गहरी नींद अगर होगी तो अगला दिन भी हमारा खुशहाल जाएगा, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और हम बेहतर प्रदर्शन हर एक क्षेत्र में कर पाएंगे।
तो अगर आप भी उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं, आप भी चाहते हैं आपकी इम्यूनिटी हर एक तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए परफेक्ट हो, तो आज ही 0 वोल्ट थेरेपी अपनाएं। धन्यवाद।